हेलो एवरीवन, जियो कॉन्सेप्ट्स नामक इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम समुद्री जल में होने वाली हलचलों पर चर्चा करेंगे, जिसमें विशेष रूप से टाइड्स अर्थात ज्वार भाटा पर चर्चा की जाएगी। इसमें हम ज्वार भाटा को उत्पन्न करने वाले बलों और ज्वार भाटा के विभिन्न प्रकारों को विस्तार से समझेंगे। समुद्री जल में 3 प्रकार की हलचलें देखी जाती हैं। ये हलचलें इस प्रकार हैं। नंबर 1, तरंगें या वेव्स। तरंगों में समुद्री जल एक ही स्थान पर ऊपर नीचे होकर दोलनात्मक गति करता है, जबकि समुद्री जल स्तर का एक छोटी समय अवधि में ऊपर और नीचे उठना क्रमशः ज्वार और भाटा कहलाता है। जबकि समुद्री धाराओं में महासागरीय जल या सागरीय जल एक निश्चित दिशा में नदी की तरह प्रवाहित होता है और ऊर्जा व तापमान का पुनर्वितरण करता है। आज के इस वीडियो में हम ज्वार भाटा पर चर्चा करेंगे। यदि किसी तटीय क्षेत्र पर या फिर समुद्री बीच पर जैसे गोवा, मुंबई, चेन्नई या किसी अन्य बीच पर यदि आप घूमने जाएं और वहां तट पर खड़े होकर 24 घंटे अगर समुद्री जल स्तर को या समुद्र के जल को आप ध्यानपूर्वक ऑब्जर्व करें, तो आप पाएंगे कि समुद्र का जल दिन में 2 बार ऊपर उठता है और 2 बार नीचे जाता है। तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोग या मछुआरे इस प्रक्रिया से भलीभांति परिचित हैं। इस प्रकार जब समुद्र का जल स्तर ऊपर उठता है तो उसे हम ज्वार कहते हैं, और जब समुद्र का जल स्तर नीचे गिरता है यानी समुद्री सतह नीचे जाती है तो उसे हम भाटा के नाम से पुकारते हैं, जिसे क्रमशः हाई टाइड या लो टाइड कहा जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समुद्र का जो जल है उसे चंद्रमा और सूर्य अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण या चुंबकीय शक्ति के कारण इस जल को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। दूसरी ओर पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण इस पर अपकेंद्रीय बल कार्य करता है, जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, जिसके कारण समुद्री जल स्तर ऊपर उठता है। तो यदि हम ज्वार भाटा को परिभाषित करें तो ज्वार भाटा चंद्रमा व सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल व पृथ्वी के घूर्णन के कारण किसी स्थान विशेष के समुद्र तल पर समुद्री जल स्तर में होने वाला परिवर्तन है, जो कि छोटी समय अवधि के लिए होता है। ज्वार के समय समुद्री जल स्तर सामान्य जल स्तर से ऊपर उठ जाता है, जबकि भाटा के समय समुद्री जल स्तर सामान्य जल स्तर से नीचे चला जाता है। यह परिवर्तन क्रमिक रूप से होता है और सामान्यतः ज्वार और भाटा के बीच का अंतर 6 घंटे 12 मिनट 30 सेकंड का होता है। 300 ईसा पूर्व सर्वप्रथम ग्रीक नाविक व खोजकर्ता पाइथस ने चंद्रमा की स्थिति और ज्वार की ऊंचाई के संबंध में कुछ लिखा था, लेकिन इस संबंध को वैज्ञानिक रूप से समझने में इजाक न्यूटन महोदय द्वारा दिए गए गुरुत्वाकर्षण के नियम विशेष रूप से मदद करते हैं। आइए जानते हैं कि ज्वार भाटा उत्पन्न करने वाले जो बल हैं वो कौन कौन से हैं, अर्थात किन बलों के कारण ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। ये बल हैं गुरुत्वाकर्षण बल, जिसे ग्रेविटी फोर्स, और दूसरा बल है अपकेंद्रीय बल, जिसे सेंट्रीफ्यूगल या इनर्शिया फोर्स कहते हैं। आइए जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटी फोर्स क्या है और किस प्रकार से ये कार्य करता है। ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु या प्रत्येक पिंड अपने केंद्र की तरफ दूसरी वस्तुओं को आकर्षित करते हैं, और यह बल दोनों पिंडों के द्रव्यमान के या मास के समानुपाती होता है, अर्थात दोनों पिंडों का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उतना अधिक यह बल कार्य करेगा, उतना ही तेजी के साथ ये दूसरी वस्तुओं को अपने केंद्र की ओर खींचेगा। इसी बल के कारण पृथ्वी, चंद्रमा व सूर्य एक दूसरे को अपनी ओर खींचने का कार्य करते हैं। दूसरी ओर यह बल उन 2 पिंडों के बीच की दूरी के विपरीत अनुपात में कार्य करता है, अर्थात उन 2 पिंडों के बीच की दूरी जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी उतना ही यह बल तेजी के साथ कम होता जाएगा। इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर मौजूद सभी वस्तुएं चंद्रमा व सूर्य की तरफ खिंचाव महसूस करती हैं। आइए इस बल को गणितीय सूत्र व चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ स्क्रीन पर एक फॉर्मूला दिया गया है, जिसकी सहायता से हम ज्वार भाटा की उत्पत्ति के बल की गणना कर सकते हैं। यहाँ T टाइड जनरेटिंग फोर्स को प्रदर्शित करता है, जबकि G यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट अर्थात गुरुत्वाकर्षण का स्थिरांक है। M1 और M2 2 पिंडों का द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है, और R उन 2 पिंडों के बीच की दूरी को प्रदर्शित करता है। आइए इसको समझते हैं कैसे।
यदि हमें पृथ्वी और चंद्रमा के बीच ज्वारीय बल की गणना करनी हो तब हम यहाँ पर जी कांस्टेंट रहेगा, m1 की जगह पे पृथ्वी का द्रव्यमान लेंगे और m2 की जगह पे चंद्रमा का द्रव्यमान लेंगे। यहाँ पर दोनों द्रव्यमानों को हम गुणा करते हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि दोनों पिंडों का द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा, ज्वारीय उत्पादन करने वाला बल उतना ही अधिक बढ़ता जाएगा। यहाँ पर पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी को r से प्रदर्शित किया गया है और यह दूरी ज्वार उत्पादक जो बल होता है उसके इन्वर्स रिलेशन में कार्य करती है, विपरीत कार्य करती है। यदि दूरी 1 किलोमीटर है तो 1 गुणा 1 गुणा 1 इस तरह से लिखेंगे। अगर दूरी 2 किलोमीटर है तो 2 गुणा 2 गुणा 2 इस तरह से लिखा जाएगा। तो आपने देखा कि यहाँ दूरी को उसी दूरी से 3 बार गुणा किया जाता है और उस अनुपात में इन्वर्स रिलेशन में ये दूरी कार्य करती है ज्वार उत्पादक बल पे। सीधा सा मतलब ये है कि दूरी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतनी तेज़ी के साथ ज्वार उत्पादक बल कम होता जाएगा। इसी कारण से सूर्य का ज्वार उत्पादक जो बल है वो चंद्रमा की तुलना में काफ़ी कम है। यदि हम मास की बात करें, द्रव्यमान की बात करें, तो सूर्य का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान से 27 मिलियन गुना अधिक है, जबकि दूरी मात्र 388 गुना है। इसी वजह से इस दूरी के कारण सूर्य का जो ज्वार उत्पादक बल है वो चंद्रमा की तुलना में मात्र 46% है। आइए इसे एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। आइए पृथ्वी और चंद्रमा तथा पृथ्वी और सूर्य के बीच जो ज्वारीय बल है उसमें अंतर क्यों पाया जाता है इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ स्क्रीन पर पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य दिखाए गए हैं। यदि हम चंद्रमा और सूर्य के द्रव्यमान या मास की बात करें तो सूर्य का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान की तुलना में 270 लाख गुना अधिक है। इस कारण से पृथ्वी पर आने वाले ज्वारों पर सूर्य का प्रभाव अधिक होना चाहिए था, जबकि चंद्रमा का प्रभाव कम होना चाहिए, लेकिन यह बल इसके विपरीत पाया जाता है। और ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि इन दोनों के बीच में दूरी का बहुत अधिक अंतर है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी है 3,84,400 किलोमीटर, जबकि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है 1496 लाख किलोमीटर। अर्थात पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी से लगभग 388 गुना अधिक है। इसी अधिक दूरी के कारण सूर्य का ज्वारीय बल चंद्रमा की तुलना में काफ़ी कम हो जाता है और परिणाम स्वरूप सूर्य का ज्वार पर प्रभाव चंद्रमा के कुल प्रभाव का मात्र 46% ही रह जाता है। ज्वार भाटा उत्पन्न करने वाला दूसरा बल है अपकेंद्रीय बल या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यह बल किसी घूमती हुई वस्तु पर उसके केंद्र से उसके बाहर की तरफ कार्य करता है। उदाहरण के तौर पर यदि आप एक लट्टू चलाएंगे और चलते हुए लट्टू पे पानी की कुछ बूंदें डालेंगे तो आप देखेंगे कि पानी की बूंदें लट्टू के घूमने की दिशा में बाहर की तरफ छितर-बितर हो जाती हैं। तो इसे ही अपकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से पृथ्वी लगातार रोटेट कर रही है, घूम रही है, और इसी घूर्णन के कारण पृथ्वी पर मौजूद प्रत्येक वस्तु या पदार्थ पर यह अपकेंद्रीय बल कार्य करता है, जो वस्तु को पीछे की दिशा में फेंकता है या धकेलता है। यह बल सभी स्थानों पर एक समान होता है और एक दूसरे के समानांतर कार्य करता है। इसका डेमो स्क्रीन पर आपको प्रदर्शित किया गया है। आइए देखते हैं कि ज्वार उत्पन्न करने वाले दोनों बल, गुरुत्वाकर्षण बल और अपकेंद्रीय बल, दोनों बलों के सम्मिलित प्रभाव से किस प्रकार से पृथ्वी के महासागरों में जलीय उभार या बल्जेस पड़ते हैं। स्क्रीन पर पृथ्वी दिखाई गई है जो कि लगातार रोटेट हो रही है, घूर्णन कर रही है, और इस घूर्णन के कारण पृथ्वी पर मौजूद प्रत्येक वस्तु पर एक अपकेंद्रीय बल का उत्पन्न होता है, जो कि स्क्रीन पर ब्लैक एरो के द्वारा दिखाया गया है, और ये बल लगातार पश्चिम की तरफ पदार्थों को या वस्तुओं को धकेलने का काम करता है। जबकि दूसरी तरफ चंद्रमा पृथ्वी पर मौजूद प्रत्येक वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करता है, और ये आकर्षण चंद्रमा के केंद्र की तरफ होता है। चंद्रमा द्वारा लगाया गया यह गुरुत्वाकर्षण बल उन वस्तुओं पर अधिक लगता है जो चंद्रमा के समीप होती हैं, जबकि उससे दूरी बढ़ने पर इस बल का प्रभाव धीरे धीरे कम होता जाता है। स्क्रीन पर इस प्रभाव को लाल रंग के एरो या तीर के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं,
लाल रंग के एरो जो कि चंद्रमा के समीप हैं वो बड़े आकार के हैं, जबकि जो एरो चंद्रमा से अधिक दूरी पे हैं उनका आकार छोटा होता जा रहा है। इसका मतलब कि गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव चंद्रमा से दूरी के साथ लगातार कम होता जाता है। इस प्रकार पृथ्वी के केंद्र पर दोनों बल, अपकेंद्री बल और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, ये दोनों बल बराबर होते हैं और अन्य सभी स्थानों पर दोनों बलों में असंतुलन पाया जाता है, जिसको हम ट्रैक्टिव फोर्स या फिर आकर्षण बल कहते हैं। अर्थात यदि किसी स्थान पर अपकेंद्रीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक है तो वहाँ पर ट्रैक्टिव फोर्स या आकर्षण बल उत्पन्न होगा। दूसरी तरफ यदि गुरुत्वाकर्षण बल अधिक है और अपकेंद्रीय बल है तो वहाँ कम है तो वहाँ पर भी आकर्षण बल उत्पन्न होगा। ये आकर्षण बल पृथ्वी के महासागरों में दो जलीय उभार उत्पन्न करता है। जो क्षेत्र चंद्रमा के सम्मुख होते हैं उन क्षेत्रों में गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव अधिक होता है, जिसके कारण चंद्रमा की दिशा में एक उभार या बल्ज पैदा होता है, जबकि दूसरी ओर जो क्षेत्र चंद्रमा के विपरीत दिशा में है वहाँ पर अपकेंद्रीय बल का प्रभाव अधिक होता है, जिसके कारण चंद्रमा के विपरीत दिशा में, जैसा कि स्क्रीन पर बिंदु बी के द्वारा दिखाया गया है, वहाँ पर एक दूसरा उभार उत्पन्न होता है जो कि अपकेंद्रीय बल के द्वारा उत्पन्न होता है। इन क्षेत्रों में जहाँ पर जलीय उभार उत्पन्न हुए हैं वहाँ पर ज्वार की स्थिति आती है, जबकि अन्य क्षेत्रों से जहाँ से पानी खींचकर इन क्षेत्रों की तरफ आया है उन क्षेत्रों में भाटा की स्थिति उत्पन्न होती है। आइए देखते हैं कि दो ज्वार या दो भाटाओं के बीच में क्या समय अंतराल होता है। यदि हम पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर से पृथ्वी, चंद्रमा और ज्वार की स्थिति को देखें तो नज़ारा कुछ ऐसा दिखेगा जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाया गया है। स्क्रीन पर पृथ्वी पर एक पेड़ लगा हुआ दिखाया गया है जो कि भारत के केरल तट पर लगा हुआ है और इसकी स्थिति बिंदु ए के ठीक सामने है और उसके ठीक ऊपर चंद्रमा स्थित है। इस तट पर जहाँ पर ये पेड़ लगा हुआ है वहाँ पर सुबह आज 6 बजे पहला ज्वार आया है। अब क्योंकि पृथ्वी लगातार अपने अक्ष पर घूम रही है, अब घूमते हुए इस पेड़ वाले स्थान पर दोपहर को 12:12:30 पे एक भाटा की स्थिति आएगी। उसके उपरांत अगला जो ज्वार आएगा वो शाम को 6:25 पर आएगा। उसके उपरांत जब ये पेड़ बिंदु डी के सामने पहुंचता है तब यहाँ पे दूसरा भाटा आएगा जो कि रात को 12:37:30 पर आएगा और अगली सुबह 6 बजे ये पेड़ बिंदु ए के ठीक सामने आ जाता है। लेकिन अगले दिन सुबह 6 बजे यहाँ पर दूसरा ज्वार नहीं आता है, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति बिंदु ए के ठीक ऊपर या पेड़ के ठीक ऊपर नहीं होती है, क्योंकि एक दिन में जब पृथ्वी अपना घूर्णन पूरा करती है उसी दौरान चंद्रमा अपनी पूर्व स्थिति से 12.2 डिग्री आगे पहुंच चुका होता है और इस दूरी को तय करने के लिए पृथ्वी को 50 मिनट और रोटेट होना होता है, तब जाके उस पेड़ के ठीक ऊपर चंद्रमा की स्थिति होगी, तब जाके वहाँ पे दूसरा ज्वार आएगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाया गया है। तो पेड़ वाला स्थान अगली सुबह 6:50 पर चंद्रमा के ठीक सामने होगा और तब वहाँ पे अगला ज्वार आएगा। इस प्रकार किसी स्थान विशेष पर ज्वार की एक साइकिल पूरा होने में कुल 24 घंटे और 50 मिनट का समय लगता है। इसी समय अवधि को हम चंद्र दिवस या लूनर डे या टाइडल डे के नाम से पुकारते हैं। जैसा कि हम जानते हैं पृथ्वी के अलग अलग भागों में समुद्र जल की गहराई अलग अलग होती है, अलग अलग समुद्रों के बेसिन अलग प्रकार के होते हैं और चंद्रमा की स्थिति भी लगातार बदलती रहती है। इन्हीं के परिणाम स्वरूप आप देखते हैं कि अलग अलग तटों पर ज्वार भाटाओं की संख्या, उनकी समय अवधि और ऊंचाइयों में पर्याप्त अंतर देखने को मिलता है। इन्हीं सभी के आधार पर निम्न प्रकार के ज्वार भाटा पाए जाते हैं। इनके मुख्य प्रकार इस प्रकार से हैं। नंबर 1 ड्यूरनल टाइड, जिसे हम दैनिक ज्वार कहते हैं। नंबर 2 सेमी ड्यूरनल टाइड, जिसे हम अर्ध दैनिक ज्वार कहते हैं। नंबर 3 मिक्स्ड टाइड, जिसे हम मिश्रित ज्वार कहते हैं। नंबर 4 स्प्रिंग टाइड, जिसे हम उच्चतम ज्वार कहते हैं। नंबर 5 नेप टाइड, जिसे निम्न ज्वार के नाम से जाना जाता है। आइए विभिन्न प्रकार के ज्वार भाटाओं को विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करते हैं। पहला है दैनिक ज्वार। दैनिक ज्वार वो होते हैं जो एक चंद्र दिवस में एक बार आते हैं। मैक्सिको की खाड़ी में इस प्रकार के दैनिक ज्वार देखे जाते हैं। वहाँ पर एक चंद्र दिवस में एक ज्वार और एक भाटा आता है। अर्ध दैनिक ज्वार ये वो ज्वार होते हैं जो एक लूनर दिवस या एक चंद्र दिवस में 2 बार आते हैं।
इस प्रकार के अर्धदैनिक ज्वारों का उदाहरण आप न्यूयॉर्क के समीप कैप कोड नामक तट पर देख सकते हैं, जहां पे एक लूनर दिवस में 2 बार ज्वार आते हैं और 2 बार भाटा अनुभव किए जाते हैं। तीसरा है मिश्रित ज्वार। मिश्रित ज्वार उन ज्वारों को कहते हैं जहां पर एक चंद्र दिवस में अलग अलग ऊंचाइयों वाले ज्वार और भाटा क्रमशः बदल बदल कर आते हैं। मिश्रित ज्वार के उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तटों पर देखे जा सकते हैं। यहाँ पर एक चंद्र दिवस में अलग अलग ऊंचाइयों के ज्वार और भाटा क्रमशः आते हैं। उदाहरण के तौर पर एक उच्च ज्वार आता है, फिर एक निम्न भाटा आता है, फिर निम्न ज्वार आता है और फिर उच्च भाटा आता है। इस प्रकार से हर बार ज्वार और भाटाओं की ऊंचाई अलग अलग होती है। उच्चतम ज्वार या स्प्रिंग टाइड उस समय आता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति एक ही सीध में होती है। जब ये तीनों एक सीध में होते हैं तब चंद्रमा और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति मिलकर काम करती है, जिसका परिणाम ये होता है कि ज्वार अपनी औसत ऊंचाई से अधिक ऊंचाई वाले होते हैं, जिसको हम उच्चतम ज्वार के नाम से पुकारते हैं। इस प्रकार की स्थिति प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या के दिन मौजूद होती है। नीप टाइड या निम्न ज्वार उन ज्वार को कहते हैं जब ज्वार अपनी सामान्य ऊंचाई से कम ऊंचाई वाले होते हैं। इस प्रकार की जो स्थिति होती है वो तब होती है जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के संदर्भ में एक दूसरे के समकोण पे होते हैं। इस प्रकार की स्थिति होने पर चंद्रमा और सूर्य जो है समुद्र के जल को अपनी अपनी ओर खींचने का काम करते हैं और उसका परिणाम ये होता है कि जो ज्वार आते हैं वो कम ऊंचाई वाले होते हैं औसत ऊंचाई से। इस प्रकार के जो ज्वार हैं वो पूर्णिमा और अमावस्या के एक हफ्ते बाद आते हैं, जिसको हिंदी कैलेंडर के अनुसार अगर हम देखें तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी के दिन इस तरह के ज्वार महसूस किए जाते हैं, अनुभव किए जाते हैं। ये देखा जाता है कि ज्वार भाटा की ऊंचाई अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तटों पर भिन्न भिन्न होती है। ज्वार भाटा की ऊंचाइयों में अंतर कई कारणों से आता है, जिसमें पहला कारण है चंद्रमा व सूर्य की पृथ्वी के संदर्भ में स्थिति। स्क्रीन पर पूर्णिमा के दिन की स्थिति दिखाई गई है। इस दिन सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक ही सीध में होते हैं, जिस कारण सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल मिलकर कार्य करता है, जिसका परिणाम ये होता है कि ज्वार अपनी सामान्य ऊंचाई से अधिक ऊंचे होते हैं। इसी को हम उच्चतम ज्वार या फिर स्प्रिंग टाइड भी कहते हैं। स्क्रीन पर पूर्णिमा के एक सप्ताह बाद की स्थिति दिखाई गई है, जिसमें चंद्रमा व सूर्य दोनों एक दूसरे के समकोण पर होते हैं और दोनों समुद्री जल को अपनी अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि दोनों एक दूसरे के बल को काटते हैं और समुद्र का जल बहुत अधिक ऊंचा नहीं उठ पाता है। परिणाम स्वरूप जो ज्वार होता है उसका स्तर या उसकी ऊंचाई सामान्य स्तर से भी नीचे होती है। इसी को हम नीप टाइड या निम्न ज्वार के नाम से भी जानते हैं। स्क्रीन पर अमावस्या के दिन की स्थिति दिखाई गई है। इस दिन भी सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही सीध में होते हैं और दोनों की शक्ति मिलकर कार्य करती है। परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर उच्चतम ज्वार की स्थिति बनती है। अमावस्या के एक सप्ताह बाद पुनः चंद्रमा और सूर्य एक दूसरे के समकोण पर होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार की उत्पत्ति होती है। पृथ्वी के संदर्भ में चंद्रमा की स्थिति बदलने पर भी ज्वार की ऊंचाइयों में अंतर आना शुरू हो जाता है। पृथ्वी की भूमध्य रेखा से चंद्रमा की स्थिति 28.5 डिग्री उत्तर और 28.5 डिग्री दक्षिण के बीच बदलती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। आइए इसे चित्र के माध्यम से समझते हैं। यदि चंद्रमा भूमध्य रेखा के उत्तर में 28.5 डिग्री पर स्थित हो, तब पृथ्वी पर दोनों गोलार्धों के मध्य अक्षांशों में एक ज्वार अधिक ऊंचाई का होगा, जबकि दूसरा ज्वार जो होगा वो कम ऊंचाई का आएगा। स्क्रीन पर लाल रेखा वाली जो क्षेत्र हैं वो स्थान जब बिंदु ए पर आएंगे तब वहाँ पर ज्वार की ऊंचाई अधिक होगी, जबकि वही स्थान जब घूमकर बिंदु बी पर पहुँचेंगे तो वहाँ पर जब ज्वार आएगा तो उसकी ऊंचाई काफ़ी कम होगी। यदि चंद्रमा की स्थिति भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होगी तब किसी भी स्थान पर दोनों ज्वारों की ऊंचाई एक समान होगी। यदि चंद्रमा की स्थिति भूमध्य रेखा के दक्षिण में 28.5 डिग्री पर होगी तब दोनों गोलार्धों में एक ही स्थान पर आने वाले दोनों ज्वारों की ऊंचाई अलग अलग होगी। इसके अतिरिक्त ज्वार की ऊंचाई में अंतर और भी 2 कारणों से आता है। यदि समुद्र के जल की गहराई बहुत अधिक है तब ज्वार की ऊंचाई अधिक होगी। समुद्री बेसिनों की बनावट या समुद्रों की भूआकृतिक संरचना का भी ज्वार की ऊंचाई पर बहुत विस्तृत प्रभाव पड़ता है। जैसे झीलों में आने वाले ज्वार की ऊंचाई कम होती है, जबकि खाड़ी में जो ज्वार आते हैं उनकी ऊंचाई बहुत अधिक होती है।
उदाहरण के तौर पर फंडी की खाड़ी में जब ज्वार आता है तो समुद्र के तल का स्तर 15 मीटर ऊंचा उठ जाता है। यहाँ स्क्रीन पर टाइड या ज्वार से संबंधित कुछ शब्दावली या टर्म्स दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं। टाइडल डेटम, ये एक ऐसा संदर्भ बिंदु होता है जो तट पर होता है और जहाँ से हम ज्वार की ऊंचाई मापते हैं। टाइडल रेंज या ज्वारीय अंतर, जब ज्वार और भाटा की जो ऊंचाई है उसके अंतर को निकाला जाता है तो उसे ही हम ज्वारीय अंतर कहते हैं। ये अंतर झीलों में कम, बड़े घिरे हुए समुद्रों में ज़्यादा, जबकि खाड़ियों में सबसे अधिक पाया जाता है। एम्फीट्रॉफिक पॉइंट, ये वो बिंदु होता है जो समुद्र के बेसिनों के केंद्र में पाया जाता है और इस बिंदु पर ज्वार नहीं आते बल्कि इसके चारों ओर ज्वार के क्रेस्ट या श्रृंग घूर्णन करते हैं। नेक्स्ट है लूनर डे या टाइडल डे, जिसे हम ज्वारीय दिवस या फिर चंद्र दिवस भी कहते हैं। किसी भी स्थान पर ज्वार अपने चक्र को पूरा करने में 24 घंटे और 50 मिनट का समय लेता है। यही समय अवधि चंद्र दिवस या लूनर डे के नाम से जानी जाती है, जिसे ज्वारीय दिवस भी कहते हैं। इस वीडियो के संदर्भ में अपना सुझाव या फीडबैक देना ना भूलें। धन्यवाद।